Istishaab means principle of continuity. Literal meaning escorting और continuous companionship. इसमें companionship को भी हम कह सकते हैं, यानी दो लोग अगर साथ हैं तो साथ हैं जब तक वो अलग नहीं होते। ये एक वर्ड मीनिंग है इसकी, ठीक है। उसकी जो टेक्निकल और रैशनल जो है इसकी मीनिंग है वो ये है, a rational proof which may be employed in absence of other indication, specifically the fact, rule of law, and reasons whose existence and non-existence that had been proven in the past are presumed to remain so far for lack of evidence to establish any change. यानी मिसाल के तौर पे अगर सब्जी हम खाते हैं, खाने पीने की अगर हम मिसाल, तो जो अगर हम सब्जी खाते हैं तो हमें अभी तक कहीं पर भी नहीं, हमारी जो है वो इस्लामिक लॉ के अंदर हमें वैसे तो देखिए हराम और हलाल का जो है तस्वर है, और हमें कहा गया है कि आपने इन चीजों से दूर रहना है। सूरह बकरा के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर आपको डिटेल मिलेगी हराम और हलाल के बारे में, और उसमें गोश्त का भी जिक्र है, कौन सा गोश्त हलाल है कौन सा नहीं है, तो सब्जियों का जिक्र कहीं भी नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम शुरू से ही सब्जियां खाते हैं, सब्जियों का जिक्र भी नहीं है, तो हम कोई भी सब्जी खा सकते हैं। इसका मतलब कहीं पर ये नहीं लिखा कि ये वाली सब्जी आप नहीं खा सकते, ये हराम, ऐसी तो कोई बात कहीं पर भी नहीं लिखी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये कहता है कि आप जो काम कर रहे हैं और आप उसके ऊपर अभी तक कोई पाबंदी नहीं लगी है तो आप वो काम कर सकते हैं। जैसा कि पानी पीना है, पानी पीने पे आज तक कभी नहीं कहा गया जब तक कि कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस नहीं हो जाते। जैसे कुछ लोग किडनी के पेशेंट होते हैं और फिर डायलिसिस पे चले जाते हैं, फिर उनके लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप पानी नहीं पिएंगे डायलिसिस के दरमियान, या इस दरमियान उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, अदरवाइज हर कोई पानी पीता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी इज द प्रिंसिपल which says that until and unless new change comes forward, जब तक कि कोई चेंज नहीं आ जाती, कोई नया कानून नहीं बन जाता, तो प्रीवियस जो कानून आपके पास अप्लाई होता आ रहा है वो कंटिन्यूसली अप्लाई होता चला जाएगा। और इस्तिशाब के मतलब जो हमारे पास इस्लामिक लॉ में है वो ये है कि जब तक इस्लामिक कवानीन में किसी चीज के लिए जो है ये नहीं कहा गया कि ये आपके ऊपर हराम है आज से, तब तक उसको प्रिजम्पशन उसके बारे में यही होगी कि ये चीज जो है वो हलाल तस्वर की जाएगी। लिटरल प्लस टेक्निकल मीनिंग इसकी अगर हम लें, द पास्ट अकम्पनीज द प्रेजेंट विदाउट एनी इंटरप्शन और चेंज, यानी जो चीज अगर एक जो है वो प्रीवियसली प्रैक्टिस हो रही है, अगर जब तक कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आ जाती और जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता कि आज से ये चीज आपने नहीं करनी है या ये काम जो है वो आज से ही है हराम करार दे दिया गया है, तब तक क्या होगा कि वो चीज जो है वो चलती चली जाएगी। जैसा कि अगर हम देखें कि हमारे पास जुआ हराम करार दिया गया, पांसे फेंकने के बारे में बात की गई, तो कुरान पाक के अंदर हुक्म आया बाकायदा कि जो है, हालांकि पहले तो जुआ भी शराब भी सब चीजें चलती आ रही थी, तो स्लोली ग्रेजुअली इस्लामिक लॉ के अंदर चीजें जो जो हराम होती चली गई, उन चीजों के ऊपर मुसलमान जो है वो एज इट इज अमल करते चले गए। और अब ये है कि मुसलमान जो है वो जो हमारे पास जो जो कंडीशंस हमें इस्लाम ने बताई हैं हम उनको फॉलो करते हैं, और जिन चीजों के बारे में हमें मना नहीं किया गया तो वो जो है वो अभी तक प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये सबसे पहले इसकी जो रूलिंग है, द रूलिंग स्टेट ऑफ थिंग्स कंटिन्यू एज इट इज विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी प्रूफ कॉन्ट्ररी, ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इब्न अल-क़य्यूम जो थे वो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं इस्तिशाब को as being the continuation of what is established or the negation of what does not exist. For example, is the judgment negative or positive, continues until there is evidence of change of state. जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी केस में किसी को पनिशमेंट आ जाती है, अब वो पनिशमेंट आ गई तो वो पनिशमेंट रहेगी जब तक कि वो पनिशमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। इसको उसने इस तरह डिफाइन किया कि अगर मिसाल के तौर पर किसी के खिलाफ कोई केस फाइल हो जाता है किसी भी कोर्ट में, और फिर वो कोर्ट उसको पनिश कर देती है, उस जुर्म की सजा दे देती है। अच्छा, तो क्या होगा कि अगर अपील के अंदर वो चला जाता है, फिर अपील में जब तक वो ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो पनिशमेंट जो है वो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करती रहती है जब तक कि उसको जो है वो सेटिस्फाइड ना कर दिया जाए। और इसी तरह अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई केस फाइल होता है और उसको कोर्ट रिहा कर देती है, तो जब तक के कंप्लेनेंट पार्टी उसको सजा नहीं दिलवाती अपील में जाके, तब तक वो रिहा ही रहेगा
उसको कोई खामखा नहीं पकड़ेगा। तो ये एक चेंज ऑफ स्टेट है, यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है इस्लामिक लॉ में, इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू वो इस तरह से है कि वो तमाम एक्ट्स, वो तमाम ओमिशंस जो कि इंसान या ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस, जब से इंसान और का जो है वो वजूद इस दुनिया में आया है, तब से उसको जब से वो एक्सरसाइज करता चला आ रहा है, तो वो जब तक कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको जो है वो मना नहीं कर दिया गया, उसमें पाबंदी नहीं लगाई गई, वो काम कर सकता है। दिस कंटिन्यूएंस इज नॉट प्रूवन बाय पॉजिटिव एविडेंस बट बाय द एब्सेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एविडेंस। यानी कोई नई चीज ऐसी आई नहीं जिसने ये कहा हो कि जनाब ये काम नहीं हो सकता। अल कराफी ने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि द बिलीफ दैट पास्ट और प्रेजेंट मैटर्स but must be assumed to remain as it is in present or future. It means that the past judgment and knowledge of it makes one assume that it will continue in the future. यानी इसका मतलब ये है कि जो एक डिसीजन आया हुआ है ऑलरेडी, वो जब तक कि चेंज नहीं किया जाता, या जब तक कि, जैसे अगर हम इसको अपनी अपनी कॉमन लाइफ में इसकी मिसाल लें, हमने एक बिल्डिंग बना दी, अब वो बिल्डिंग बन गई, उसका एक वजूद मौजूद है, वो एक बिल्डिंग एग्जिस्ट कर रही है, भले वो सही है या गलत है, खूबसूरत है बदसूरत है, इस चीज से इस चीज को एक तरफ रख देते हैं। हम सिर्फ एक प्रिजम्पशन लेते हैं कि हमने एक बिल्डिंग बनाई, अच्छी या बुरी जैसी भी। अब जब तक कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई नई चेंजिंग नहीं की जाएगी, तो खुद ब खुद उसमें कुछ भी नहीं होगा, खुद ब खुद। यानी हर चीज का कुछ रीजन है इस दुनिया में। अब इसी तरीके से कानून का भी जो है वो एक वजूद है। अगर कोई कानून मौजूद है और जब तक उस कानून को आप खत्म नहीं करेंगे, वो कानून अपनी जगह मौजूद रहेगा। एवरीथिंग नीड्स अ रीजन टू चेंज। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, डाउट अगर क्रिएट हो जाए, कोई शख्स लापता हो गया, कोई बंदा जो है वो उसका कुछ अता पता नहीं, लापता हो गया, अच्छा, डाउट अराइज हो गया, अब उसके बारे में क्या है कि शक पैदा हो गया, पता नहीं वो जिंदा भी है कि मर गया। तो अब इसको हम किस तरह से लेंगे कि इस्तिशाब क्या कहता है इस चीज के बारे में। इफ ही इज नोन टू हैव बीन अलाइव and there is no news of his death, he is presumed to still alive until there is evidence। यानी जब तक कि ये गवाही नहीं आ जाती कि भाई वो बंदा जो है उसकी डेथ हो गई, उसकी बॉडी नहीं मिल जाती, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ यही रहेगी कि वो जो है वो जिंदा है। अब आ जाते हैं, if a man marries a woman knowing that she is virgin and then a rumor says or he suspect that she is not, after consumption presumption is the woman was a virgin at the time of marriage unless evidence is shown to contrary। अब ये एक ऐसी मिसाल दी गई है, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिएगा फिर बाद में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब ज्यूरिस्टिक व्यूज की तरफ चलते हैं। शाफीज, हम्बलीज एंड ज़ाहिरीज एंड Shia Imamiyas accept istishab as a proof of they validate it to defend to confirm the original hukum। यानी जो किसी भी चीज के बारे में ओरिजिनल हुक्म आया है, जब तक कि उसके अंदर किसी किस्म की अमेंडमेंट नहीं आई, वो हुक्म एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। हनफी, मालिकी, जूरिस्ट एंड मुतकल्लिमून, theologian, a person who is skilled in ilmul kalam do not consider istishab as a proof of in its own right। Istishab is used to defend as a shield existing rule, statute, law, but not to establish, not a sword, new hukum or right। यानी ये जो इस्तिशाब है, ये हम सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी भी कानून की मौजूदगी को डिफेंड करने के लिए। हम इसलिए नहीं उसको इस्तेमाल कर सकते कि अगर कोई हुक्म अल्लाह की तरफ से आया है, हम कहते हैं नहीं जी वो तो हम पहले हम ऐसा करते आ रहे थे तो हम दोबारा नहीं, अब हुक्म आ गया तो आपने अल्लाह ताला के हुक्म को फॉलो करना। या अगर कोई न्यू लॉ उसके ऊपर इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब उस लॉ का एग्जिस्टेंस रहेगा। जैसा कि पहले जैसे ही इंटरनेट न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ, तो साइबर क्राइम्स जो है वो एकदम से बढ़ने लगे। लेकिन साइबर क्राइम की जगह बेशक बढ़ते थे, लेकिन लॉ तो था ही नहीं। तो क्या था कि उन तमाम क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत ही मतलब है कि नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि एक कानूनी था, एक फ्रेमवर्क नहीं था। फिर क्या हुआ
कि स्लोली ग्रेजुअली जो है स्टेट ने जो है ये कानून बनाया माहिरीन को बिठा कर कि जनाब अभी क्राइम्स तो हो रहे हैं नज़ारे इंटरनेट को इस्तेमाल करके, तो इनको किस तरह से जो है वो खत्म किया जा सकता है, कंट्रोल कर। और इसकी कोई बाउंड्रीज भी नहीं है, क्योंकि कोई भी शख्स यहाँ बैठकर दूसरे मुल्क में क्राइम कर सकता है या दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में क्राइम कर सकता है। तो उसके लिए फिर न्यूली लॉ बना। अब कोई ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पहले तो साइबर लॉ था ही, तो अभी हम इसको क्यों माने। नहीं, अब जो न्यू लॉ बन गया तो आपने उसको फॉलो करना है, लेकिन जब तक वो कानून नहीं था तो ठीक है, जो आपके ओल्ड लॉज थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे और आप उनको मान भी रहे थे। Juristic difference in cases of missing person. Hanafis, a missing person is presumed alive based on istishab. Thus, his estate cannot yet be distributed and his marriage cannot be dissolved. However, even though he is considered to still be alive, he cannot inherit from any deceased relative who died before his missing until his status is ascertained. अब हनफीज जो थे, हनफी स्कूल ऑफ थॉट का कहना ये मिसिंग पर्सन के बारे में कि उसको जिंदा तस्वुर किया जाएगा और उसमें ना तो उसको कोई इनहेरिटेंस में हिस्सा मिल सकता है जब तक कि ये पता नहीं चल जाता कि वो जिंदा या मर गया। और दूसरा ये कि अगर कोई शख्स जो है वो मिसिंग पर्सन है और उसकी मैरिज जो है वो भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, और मैरिज डिसॉल्व करने के लिए भी ये पता होना जरूरी है कि भाई जिंदा है, तो जाहिर है बाय वे ऑफ उसकी जो डिसॉल्व होगी खुला होगी, और अगर मर चुका है तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली उसको जो है उस बंदे को जो है जाहिर सी बात है कि उसको तलाक लेने की किसी वाइफ की जरूरत नहीं है। अक्सर आप प्लीज काइंडली ये लाइंस नहीं डालें स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लाइंस नहीं डालिए प्लीज। ये आपका जो है न्यू नेम जो है वो बिल्कुल शो हो रहा है। मैं खुद जाकर इसको खत्म तो कर देती हूँ, लेकिन बहुत गलत बात है इस तरह टीचर को डिस्टर्ब करना। अच्छा ठीक है, हम लोग जो है वो ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई मिसिंग पर्सन है तो उसकी वाइफ अगर चाहती है कि वो मैरिज को डिसॉल्व करे, तो उसके लिए उसके जरूरी है कि ये पता हो पहले कि जनाब वो बंदा जो है जिंदा भी है या नहीं है। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये इसके ऊपर से लाइनिंग आ जाती है ना, तो ये गलत बात है। अच्छा, अब कोई लाइन लगाता है तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ जाता है, तो मेहरबानी करके आप खुद खामखा जो है अपने प्रॉब्लम मत बनाए, फिर मैं नहीं तो आपकी डिसिप्लिनरी कमेटी में शिकायत करूंगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के लिए रूल्स बन गए। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस में जब कोई बच्चा अगर इंटरप्ट करेगा तो उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, उसको रेस्टिकेट भी किया जा सकता है। तो आप ऐसी हरकत ना करें। हमारे पास यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई भी है, इसलिए हम यहाँ से एक्टिव कर देते हैं तो नाम लिखा आ जाता है। जब कोई लाइन लगाता है तो ना लाइन के साथ ही उसका नाम लिखा हुआ रहता है। अच्छा, हम आगे चलते हैं। शाफी और हम्बली जूरिस्ट का कहना यह है कि होल्ड सेम व्यू with the Hanafis to defend except that a missing person is also entitled to inherit the estate of relative who died before him through a ferret and will। यानी अगर कोई शख्स जिंदा तस्वुर किया जा रहा है, अच्छा हम्बली और शाफी बाकी तो हर बात में एग्री करते हैं, लेकिन एक बात के ऊपर उनका कहना है इनहेरिटेंस में उसका हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो इनहेरिटेंस में उसका हिस्सा है, अगर वो मर चुका है तो नहीं है। अच्छा, हनफीज का कहना यह है कि क्योंकि क्लियर बात नहीं है वो जिंदा है या मर गया, तो इनहेरिटेंस में भी नहीं मिलेगा हिस्सा उसको, और उसकी वाइफ जो है वो डिवोर्स भी नहीं ले सकती है, और उसकी स्टेट अगर उसकी कोई दौलत है तो उसको उसके लीगल हेयर्स में डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। अब हनफीज जो है या शाफीज जो है वो इस बात को इस तरह लेते हैं कि ठीक है बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उसको इनहेरिटेंस में हिस्सा मिल सकता है। अगर कोई शख्स जिंदा है तो जाहिर है उसका एक हिस्सा बनता है प्रॉपर, और उसको उसको जो है ये राइट है कि वो अपना जो है वो हिस्सा ले सकता है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये कहाँ से नीचे आ गया पूरा, यस। अच्छा आगे हम आगे ये है कि टू द शाफीज एंड हम्बलीज jurist istishab denotes the continuation of that which is proven and the negation of that which has not exist। यानी इन दोनों के दरमियान में फर्क थोड़ा सा है।
शाफी और हम्बली कहते हैं कि कंटिन्यूएशन क्या है, किस चीज की है, कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, प्रूफ है उसका मौजूद, तो उसको वैसा एज इट इज समझा जाएगा, और जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको नहीं समझा जाएगा। यानी मरने वाली बात जो है, क्योंकि मरने का तो प्रूफ है नहीं, जिंदा का प्रूफ इस तरह है कि वो इस दुनिया में आया, लोग जानते हैं कि वो शख्स था इस दुनिया में, तो इस बात का प्रूफ है, तो उसको जिंदा तस्वुर करेंगे आप। अच्छा, in other words, is the sharp presumption continuation of both the positive and the negative until the contrary is established by the evidence. अब अगर हम इसको एज अ होल देखें, इस्तिशाब है क्या? इस्तिशाब है कि किसी भी बात की जब तक कि कोई हमें सबूत नहीं मिल जाता, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे उस चीज का होना तस्वुर किया जाए या उस चीज का ना होना, तो वो दोनों को हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते जब तक कि कोई प्रूफ नहीं आ जाता उसके या तो होने के बारे में या ना होने के बारे में। अगर हम मिसिंग पर्सन की बात, अभी हम मिसिंग पर्सन वाली एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, उसकी पॉजिटिव एग्जांपल ये है, a contract of a sale of or a contract of a marriage, once it is concluded, it is presumed to remain in force until there is a change. The change in transfer of ownership for contract of sale and the dissolution of marriage for marriage. अब इन दोनों में मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स शादी कर लेता है तो समझा जाएगा कि वो मैरिज टाई जो है कंटिन्यू है जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती या डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज नहीं हो जाती। और अगर कोई शख्स किसी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो जाती है, तो वो उसका ओनर उस वक्त तक रहेगा जब तक कि उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल नहीं कर देता। अब ये जो कंटिन्यूसली वो उसका ओनर रहेगा बीच में, चाहे वो 100 साल ही क्यों ना गुजर जाए, ये क्या कहलाएगा? ये प्रिजम्पशन है बिल्कुल एज इट इज, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर रहे थे इस्तिशाफ के बारे में। अच्छा, अदर एग्जांपल्स इसकी क्या है? अदर एग्जांपल्स ये कि हम अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर मिसाल के तौर पर कोई अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, क्लास शेड्यूल बनाते हैं, तो प्रिजम्पशन क्या होती है कि यही क्लास शेड्यूल है। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं आपको लिंक सेंड करती हूँ मंडे की क्लास का कि भाई इतने बजे उठिए और ये टाइमिंग होगी वगैरह वगैरह, तो आपके जहन में यही रहेगा कि यही टाइमिंग है, और उसकी जो लिंक मैं आपको सेंड करूंगी आप उसी लिंक को कंटिन्यूसली जो अपने पास सेफ रखेंगे कि जब तक क्लास नहीं हो जाती। हाँ, अगर मैं जब तक कि कोई उसमें चेंजिंग ना करूं। द यूनिवर्सिटी पॉलिसी अंडर द रेगुलेशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द रेगुलेशंस, वो अभी तक वही चल रही है। अभी हमारे पास कोई भी इशू आता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी रूल्स में ये बात नहीं, आप उसमें देख लें। अब यूनिवर्सिटी रूल्स तब तक वही सेम रहेंगे जब तक यूनिवर्सिटी रूल्स अमेंड नहीं हो जाते। और इसकी नेगेटिव एग्जांपल्स अगर हम लें, A purchase a hunting dog from B with the proviso that it has been trained to hunt, but then A claims that dog is untrained. A's claim prevails under the istishab unless there is evidence to contrary, since istishab maintains the natural state of things, which is in case of the dog is the absence of training. यानी मिसाल के तौर पर अब प्रिजम्पशन ये है कि कोई भी जो डॉग है वो नेचुरली अनट्रेंड है जब तक कि उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। अब इसके अंदर अगर कोई शख्स जो है ये क्लेम करता है कि मेरा जो डॉग है ये ट्रेंड है और ये हंटिंग कर सकता है और आपकी हेल्प कर सकता है और आपकी चौकीदारी भी करेगा, फला फला फला, उसमें उसके सुआन बहुत सारे क्लेम्स हैं, ये उस वक्त तक के उसकी नेचुरल स्टेट कायम रहेगी। यानी नेचुरल स्टेट ये कि वो अनट्रेंड है जब तक कि उसकी ट्रेनिंग का हमें प्रूफ नहीं मिल जाता, और वो हंटिंग नहीं कर लेता जब तक कि वो दूसरे कामों को करके नहीं दिखा देता कि हाँ जी ये जो हमारा डॉग है ये ट्रेंड है या नहीं। तब तक उसकी जो हम उसकी प्रिजम्पशन समझेंगे, जो हमारे जहन में रहेगी, वो क्या रहेगी कि वो अनट्रेंड है। मिसाल के तौर पर इसकी एक और एग्जांपल हम लेते हैं। C borrows some money from D. After some time, D claims that C have not paid yet. C denies and said that he had paid. These claims upheld based on the istishab because the original state is in this case is that there is no debt, there is a debt and no payment. यानी मिसाल के तौर पर अगर C जो है वो कुछ पैसे लेता है D से, और कुछ वक्त गुजरने के बाद जो है वो D कहता है कि C ने तो मुझे पेमेंट की ही नहीं, जबकि C क्या कहता है कि मैंने पैसे उसको दे दिए। अब इसके अंदर एक बात एग्जिस्ट कर रही है कि D ने जो है क्या किया है कि पैसे कुछ दिए हैं, और किसको दिए? सी को। और सी अगर कहता है कि मैंने पेमेंट की है तो उसको रसीद लानी पड़ेगी, या फिर उसको इस बात को प्रूव करने के लिए अपने पास
गवाह पेश करने होंगे कि हाँ जी मैंने पेमेंट कर दी। जो डी का प्रूफ वो है क्लेम है, वो अपनी जगह उस वक्त तक रहेगा जब तक कि वो उसको प्रूव नहीं कर देता कि मैंने डी को पेमेंट कर दी। अब वापस आ जाते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन की तरफ, इस्तिशाफ क्या है। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ इस्तिशाफ according to Shafi'is and Hanbalis jurists, that is continuation of that which is proven and negation of that which has not exist. In the case of debt just now, the thing which is proven is that the debt and the negation of it is payment. यानी अब यहाँ पर इसकी क्या पोजीशन बन रही थी कि जनाब उसने पैसे लिए हैं और अभी तक वापस नहीं किए, ये स्टेट उसकी जो है वो क्लियर हो रही है। इस्तिशाफ की एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है, इसकी अगर हम देखें कहाँ का एप्लीकेबल है ये, तो इस्तिशाफ अप्लाइज ओनली व्हेन नो अदर एविडेंस इज अवेलेबल it consists of the probability, thus it is not a strong ground for deduction of the rules of Sharia. शरीयत के जो रूल्स हैं उनको हम निगेट नहीं कर सकते कि ये नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए इस्तेमाल होगा कि जो रूल है एग्जिस्ट कर रहा है और उसको अब तक के निगेट नहीं किया गया, यानी शरीयत के अंदर उसको जो है वो उस रूल को डिनाई नहीं किया गया कि इसकी अब कोई हैसियत नहीं, वो तब तक एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक कि उसकी कॉन्ट्ररी कोई नया रूल नहीं मिल जाता। इस्तिशाफ रैंक लास्ट इन द ऑर्डर ऑफ द ग्राउंड ऑफ फतवा in case of conflict with another proof, the proof prevails. यानी जब कभी हमें कोई रूल का प्रूफ मिलेगा हमेशा हम उसको अहमियत देंगे और अगर नहीं मिलेगा तो इस्तिशाफ की तरफ जाएंगे। Should there be a doubt over non-existence of something, it will presume to exist. यानी अगर किसी चीज के ऊपर हमें ये शक होगा तो कि भाई वो चीज है या नहीं है, यानी कोई चीज जैसे मिसिंग पर्सन की हमने बात की, तो प्रिजम्पशन उसकी वही रहेगी कि वो चीज वो बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, जिंदा है, जब तक ये हमें प्रूफ नहीं मिल जाता कि नहीं उसकी मौत हो चुकी है, ये उसकी बॉडी है, यहाँ इसकी कब्र है, फला फला गवाह है जिनके पास जो है उसके मरने का सबूत मौजूद है। However, if the doubt is proof of something, the presumption is that it is not proven. अगर किसी चीज के बारे में सिर्फ शक भी पैदा हो जाता है तो हम उसको कहेंगे कि ये चीज प्रूफ नहीं हो पाई, जैसा कि क्रिमिनल केसेस में होता है कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं कर पाता तो होता ये कि वो बंदा अल्टीमेटली उसको उस जुर्म से आजादी मिल जाती है। यानी प्रूफ करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो उसका जो कानून के नजरिए के मुताबिक उसकी जो बनती है स्टेट, वो यही बनती है कि ये चीज है ही नहीं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया आप सब लोगों को? आज का हमारा जो है तकरीबन ये टॉपिक क्लियर हो गया है। वैसे अब किताब के अंदर भी हम आ जाते हैं बुक की तरफ थोड़ा सा। बुक में आप लोग निकाल लें, ये अपना पेज जो है ये इसका मेरे पास बन रहा है 178 और 179 है इसका। अच्छा, इसकी जो मैंने आपको डेट वाली मिसाल दी थी, प्रिंसिपल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये आपके पास सेकंड वाली जो इसके अंदर नंबर 2 पे अल अस्ल बराअतु ज़िम्मा, यानी this principle means that there is no presumption of liability against anyone and all liability has not been proven. This principle is more of the procedural nature and place in the burden of proof on the person making a claim. यानी कोई शख्स अगर कह रहा है कि मैंने पेमेंट कर दी है तो उसको अपनी पेमेंट को प्रूव करना हो, चाहे रसीद से करे, चाहे वो लोगों को लेके आए गवाह के तौर पर, जो भी करे। अब इसकी जो आखिरी लास्ट वाली थर्ड इसके अंदर कंडीशन लिखी है, certainty does not give way to doubt. Yani this means that once a thing is established beyond doubt, it can only be set aside through an equally certain evidence. If a person is sure that has performed ablution and later doubt this, he is presumed to be ritually pure till he is certain that he is not. यानी अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने नमाज का वजू कर लिया है, तो जब तक कि उसको खुद को ना डाउट क्रिएट हो कि नहीं मेरा नमाज का वजू अब नहीं रहा,
तब तक उसका ऐसा समझा जाएगा कि उसका वजू है और वो नमाज पढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसकी इस तरह भी मिसाल हम ले सकते हैं, नमाज हम जब पढ़ रहे होते हैं, हमने एक रकात पढ़ी, दूसरी पढ़ी, अब हमें डाउट हो गया कि नहीं हमने शायद दूसरी पढ़ी नहीं है, हमने शायद एक ही रकात पढ़ी। अगर हमारे जहन में ये आ जाती है तो उसके लिए रसूल पाक ने फरमाया कि आप एक काम करें कि आपने, अगर आपको डाउट है कि आपने एक रकात पढ़ी है तो आप समझे आपने एक ही पढ़ी है, आप दोबारा जो है वो दूसरी रकात पढ़ें और फिर उसके बाद सजदा सहू कर लें। यानी आप अपनी मिस्टेक के लिए, ये जो आप एब्सेंट माइंड हो गए नमाज पढ़ते पढ़ते, उसके लिए आप अल्लाह ताला से एक्सक्यूज कर लें और दूसरी रकात आप पढ़ लें। तो इसका हल ये है, यानी जहां कहीं भी डाउट हो तो आपने डाउट को क्लियर इस तरह से करना है कि जनाब आप जो है वो उस काम को परफॉर्म कर लें ताकि आप प्रूफ हो जाए कि जनाब हाँ ये काम हुआ है।